Assalamu alaikum class 9th N1 and P1 boys and girls. I am your biology lecturer. Hope you are fine and well. Today 9th May 2020 our topic of discussion is chapter number 3 exercise solution. जैसा कि आप जानते हैं कि कल के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज में से जो मल्टीपल चॉइस और शॉर्ट क्वेश्चन हैं उन्हें सॉल्व किया था। ठीक है, मल्टीपल चॉइस को सॉल्व किया था, शॉर्ट क्वेश्चन के निशान लगाए थे। ठीक है, और बिल्कुल उसी तरह आज हम जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं उनके निशान लगाएंगे। ठीक है, उन्हें मार्क करेंगे कि ये जो आपके क्वेश्चंस हैं ये कौन से पेज पर हैं, पेज नंबर क्या है इनका। ठीक है, और इसके लिए आपने कितना आंसर जो है वो एक्यूरेट है जिसे आपने मार्क करना है। ठीक है, अपने क्वेश्चन के आंसर्स के लिए। और इसके अलावा मैं आपको एक बात और भी बता दूं कि बेटे जैसे आपको पेज नंबर बताया जाता है कि ये क्वेश्चन नंबर 1 है तो ये इसका पेज नंबर आप ये निकालें। ठीक है, तो आप ऐसा क्या करें कि जैसे आपकी एक्सरसाइज में क्वेश्चंस लिखे हुए हैं ना, आप उन क्वेश्चंस के आगे भी पेज नंबर लिख दिया करें, क्योंकि समटाइम्स ये होता है कि दो से ज़्यादा जो क्वेश्चंस होते हैं वो एक ही पेज पर होते हैं। ठीक है, लेकिन वो क्वेश्चन जो हैं वो इरेगुलर आ रहे होते हैं, सीक्वेंस उनका एक सेम नहीं होता। कि फॉर एग्जांपल जैसे पेज नंबर 39 है तो आपके शॉर्ट क्वेश्चंस में से अगर दो फॉर एग्जांपल दो क्वेश्चन हैं जो पेज नंबर 39 में से हैं, तो आप जब उनका निशान लगा लेते हैं तो आपको उसका जो क्वेश्चन है वो भूल जाता है कि इसमें कौन सा क्वेश्चन है। तो उसके लिए इम्पॉर्टेंट है कि आप जो ये लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चंस आपको बताए जाते हैं, आप एक्सरसाइज में इनका पेज नंबर लिखें। ठीक है, और जब आपने मार्क करना है अपने लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चंस को तब आप साथ ही जो क्वेश्चन नंबर है वो भी लिखें। ठीक है, और अपना जो पेज है वो भी मतलब कि यहाँ पर लिखें अपनी एक्सरसाइज में। ओके, तो आज हमने करना है सोल्यूशन ऑफ एक्सटेंसिव क्वेश्चंस। ठीक है, टेक आउट योर पेज 49, अपनी बुक का पेज नंबर 49 निकालें। पेज नंबर 49 पर है अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट्स। ठीक है, जो मल्टीपल चॉइस और शॉर्ट क्वेश्चंस थे वो हमने कल के लेक्चर में पढ़ लिए हैं, वो सीख लिए हमने, वो समझ लिए हैं कि कैसे उनका आंसर है। ठीक है, क्या एक्यूरेट आंसर है और कितने आपके मार्क्स के जो भी क्वेश्चंस हैं, यानी जो भी क्वेश्चन है कोई डेफिनेशन का है तो डेफिनेशन में भी आपने उसको डिफ़ाइन करना है और एग्जांपल लिखनी है। अगर कोई डिफरेंशिएट वाला क्वेश्चन है यानी दो चीज़ों में डिफरेंस पूछा गया है तो उसमें भी आपने डेफिनेशन और एग्जांपल लिखनी है। आई होप कि आपने जो कल का लेक्चर है वो अंडरस्टैंड किया होगा। ठीक है, और ये शॉर्ट क्वेश्चंस जो थे आपको कल बताए वो तमाम शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे अपना फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन। रिलेट द इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी विद नेचुरल इकोसिस्टम थ्रू एग्जाम्पल्स। रिलेट द इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी विद नेचुरल इकोसिस्टम एग्जाम्पल, यानी बायोडाइवर्सिटी की जो इम्पोर्टेंस है वो किस तरह नेचुरल इकोसिस्टम से रिलेट करती है। ठीक है, वो आपने एग्जाम्पल्स के साथ बताना है। ठीक है, तो इसके लिए टेक आउट योर पेज 32, पेज नंबर 32 निकालें। पेज नंबर 32 पे है इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, तो ये कंप्लीट जो इम्पोर्टेंस है ये आपके फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर है। इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। Biodiversity provide food for humans. A significant proportion of drugs are derived directly or indirectly from biological sources. A wide range of industrial materials, for example, building materials, fibers, dyes, resins, gums, adhesive, rubber, and oils, are derived directly from plants. Biodiversity plays important role in making and maintaining ecosystem. It plays a part in regulating the chemistry of our atmosphere and water supply. Biodiversity is directly involved in recycling of nutrients and providing the fertile soil. ठीक है, तो ये कंप्लीट आपके फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है कि किस तरह बायोडाइवर्सिटी जो है वो नेचुरल इकोसिस्टम से रिलेट करती है और इसमें इनकी एग्जांपल्स भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द एम्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिफिकेशन कीपिंग इन व्यू इट्स हिस्टोरिकल बैकग्राउंड।
ठीक है, एम्स एंड क्लासिफिकेशन के बारे में बताना है और इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को भी दिमाग में रखते हुए। तो उसके लिए टेक आउट योर पेज 33, पेज नंबर 33। तो इसमें जो स्टार्टिंग से है क्लासिफिकेशन एम्स एंड प्रिंसिपल में, उसमें फर्स्ट लाइन के एंड से over 1.5 million types of animals and over 0.5 million types of plants are known to biologists। उसके बाद जो नेक्स्ट लाइन है उसके एंड से they range in complexity from small and simple bacteria to large and complex human beings। Some of them live in sea, some on land, some walk, other flies and still others are stationary। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट पैराग्राफ है उसकी सेकंड लाइन के एंड से बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इज अ मेथड बाय विच बायोलॉजिस्ट डिवाइड ऑर्गेनिजम्स इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स। ठीक है, इसके बाद आपने एम्स लिखने हैं क्लासिफिकेशन के। जो दो एम्स हैं, द मेन एम्स ऑफ बोथ दीज ब्रांचेज आर, ये बोथ दीज ब्रांचेज आप इसको कट कर दें और इधर आप लिख दें द मेन एम्स ऑफ क्लासिफिकेशंस आर, और ये दो पॉइंट्स टू डिटर्मन सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस अमंग ऑर्गेनिजम्स सो दैट दे कैन बी स्टडीड इजीली। और सेकंड इसका पॉइंट टू फाइंड एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अमंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो ये एम्स एंड प्रिंसिपल्स से क्लासिफिकेशन के, और उसके साथ साथ जो फर्स्ट इसका पैराग्राफ है उसमें उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द बेस फॉर एस्टैब्लिशिंग 5 किंगडम्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। 5 किंगडम्स जो बनाए गए थे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए, ठीक है, क्या उनकी बेस थी? तो उसके लिए इसका आंसर देखने के लिए टेक आउट योर पेज 37, पेज नंबर 37 निकालें। तो जैसे कि आपको पता है कि ये लॉन्ग क्वेश्चन है, तो इसमें हम उसके बेसिस के अलावा उसकी थोड़ी सी हिस्ट्री भी लिखेंगे। ठीक है, इन 1937 ई चेटन suggested the terms of prokaryote to describe bacteria and eukaryote to describe animals and plant cell। ये मैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में पढ़ रही हूँ। ठीक है, in 1967 Robert Whittaker introduced the 5 kingdom classification system। This system is based on the level of cellular organization, that is prokaryotic, unicellular eukaryotic and multicellular eukaryotic, the principal mode of nutrition, that is photosynthesis, absorption and ingestion। On the basis, organisms are classified into 5 kingdoms: Monera, Protista and fungi, Plantae and Animalia। In 1988, Margulis and Schwartz modified the 5 kingdom classification of Whittaker। They considered genetics along with cellular organization and mode of nutrition in classification। यहाँ तक ये इसका कंप्लीट आंसर है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की हिस्ट्री और उसकी बेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, जस्टिफाई व्हाई वायरस आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द 5 किंगडम। जस्टिफाई करना है आपने कि वायरस जो है उसे क्यों नहीं रखा गया 5 किंगडम्स में। ठीक है, उसे क्यों एक्सक्लूड किया, उसे क्यों नहीं क्लासिफाई किया। क्वेश्चन नंबर 4, इसका आंसर है पेज नंबर 39 पर। टेक आउट योर पेज 39, स्टेटस ऑफ वायरसेस। वायरसेस आर एट द बॉर्डर लाइन ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग। ड्यू टू देयर क्रिस्टलाइन नेचर दे आर कंसिडर्ड एज नॉन लिविंग। उसके बाद आपने करना है थर्ड लास्ट लाइन से
They are not considered as organism and thus are not included in the five kingdom classification system. ठीक है, तो ये इसका आंसर है स्टेटस ऑफ वायरसेस में कि वायरसेस को क्यों एक्सक्लूड किया गया था फाइव किंगडम से. ठीक है, क्यों नहीं रखा फाइव किंगडम में वायरसेस को. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5. डिस्क्राइब द एम्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ बायनोमियल नोमेनक्लेचर. बायनोमियल नोमेनक्लेचर के एम्स और प्रिंसिपल्स के बारे में बताना है. क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है पेज नंबर 39 एंड 40 पर. टेक आउट योर पेज नंबर 39. तो ये आप स्टार्टिंग से ही करेंगे. ठीक है, सबसे पहले आपने बायनोमियल नोमेनक्लेचर की डेफिनेशन लिखनी है. ठीक है, उसकी हिस्ट्री के बारे में लिखना है जैसे कि स्टार्टिंग से है बायनोमियल नोमेनक्लेचर में पेज नंबर 39. बायनोमियल नोमेनक्लेचर. Binomial nomenclature is the method of giving scientific name to living organisms. As the word binomial suggests, the scientific name of species consists of two names. The first is genus name and the second one is the name of species. Swedish biologist Carolus Linnaeus 1707 to 1778 first introduced and adopted the system of binomial nomenclature. His system spread rapidly and became popular. Many of his names are used in today. ठीक है, ये इसकी हिस्ट्री और इसकी डेफिनेशन करनी है. उसके बाद नेक्स्ट पेज पर पेज नंबर 40 पर रूल्स हैं इसके. ठीक है, यानी उसके प्रिंसिपल्स हैं ये कि किन उसूलों पर किन्हें हम अडॉप्ट करते हुए अपनी जो स्पीशीज़ हैं उनको साइंटिफिक नेम दे सकते हैं. Some rules which are universally adopted while suggesting and documenting scientific names are: scientific names are usually printed in italics, such as Homo sapiens. When handwritten, they are underlined. ये इसका first rule है. The first term, generic name, always begin with capital letter. While species name is never capitalized, even they are derived from proper name. The scientific name is generally written in full form when it is first used, but when several species from the same genus are being listed, it may then be abbreviated by just using an initial for genus. For example, Escherichia coli become E. coli. ठीक है, और इन्हें जब आप लिखेंगे सॉफ्ट फॉर्म में तो इटैलिक्स फॉर्म में लिखेंगे, लेकिन जब हैंड रिटन लिखेंगे तो आप इन्हें सेपरेटली अंडरलाइन करेंगे. जीनस को सेपरेट अंडरलाइन और स्पीशी को सेपरेट अंडरलाइन. इसके अलावा इसकी सिग्निफिकेंस है. सिग्निफिकेंस में पहले जो कॉमन नेम है उसके बारे में और उसके बाद जो इसका इम्पोर्टेंस है साइंटिफिक नेम की वो लिखेंगे. ठीक है, कि कैसे हमने साइंटिफिक नेम किस वजह से देने हैं, क्या रीजंस हैं और क्या एडवांटेजेस हैं इसकी. तो ये कंप्लीट पेज जो है ये भी आपने इसमें करना है विद एग्जांपल्स. एग्जांपल्स में कॉमन नेम और साइंटिफिक नेम भी बिल्कुल ऐसे ही लिखना है कि जैसे कॉमन नेम है अनियन और साइंटिफिक नेम है एलियम सीपा. कॉमन नेम स्टारफिश सी स्टार और उसका साइंटिफिक नेम है एस्टेरियस रूबिन. कॉमन नेम है हाउस क्रो और उसका साइंटिफिक नेम है कॉर्वस सप्लेंडेंस. नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6. एक्सप्लेन द इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन बींग्स ऑन बायोडाइवर्सिटी. बायोडाइवर्सिटी पर ह्यूमन बींग्स का क्या इम्पैक्ट है वो आपने बताना है. ठीक है, उसे एक्सप्लेन करना है. तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है पेज नंबर 41 एंड 42 पर. टेक आउट योर पेज 41 एंड 42. ये जो टॉपिक है ये एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन दोनों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है. पेज नंबर 41. Impact of human beings on biodiversity. By 10,000 years ago, there were about 5 million people on the earth. With the advancement in agriculture and industry, human population began to grow rapidly. Today, around 700 million people live on earth. और इसके अलावा ये जो इसके सामने बॉक्स है ये भी एमसीक्यू के लिए है. ठीक है, आप इसे भी ऐड कर सकते हैं अगर आपको ये एग्जैक्ट याद है. अगर आपको ये भूल जाएगा
मतलब कि आप जैसे क्वेश्चन लिख रहे हैं तो आपको ये कंफ्यूज हो रहा है कि 2,60,000 नहीं है, आप इसको 26,000 बना रहे हैं या जैसे भी, ठीक है, तो फिर आप ना लिखें इसे। लेकिन अगर क्वेश्चन का आंसर लिखते हुए आपको श्योर है इस बॉक्स के बारे में, तो आप ये भी इंफॉर्मेशन जो है वो अपने क्वेश्चन के आंसर में ऐड कर सकते हैं। To improve the living conditions for 700 million humans, we are imposing serious threat to the survival of biodiversity. Habitat loss, deforestation and overhunting, introduction or removal of species pollution, and climate change are the major causes of species extinction. ठीक है, ये है impact of human beings on biodiversity. तो ये complete जो है आपने करना है। Next है question number 7. Identify the causes of deforestation and its effect on biodiversity. कि deforestation के क्या causes हैं और क्या उसके effects हैं biodiversity पर। Question number 7. Question number 7 का आंसर है पेज नंबर 43 पर। पेज नंबर 43, causes and effects। तो पेज नंबर 43 पर डिफोरेस्टेशन की डेफिनेशन के बाद जो कॉजेज एंड इफ़ेक्ट्स है वो आपने पहले भी अंडरलाइन किए हुए हैं। एक बार फिर आपको बता देती हूँ इसका आंसर कि आपने इसमें कॉज और इफ़ेक्ट दोनों ही करने हैं। तो पहले में इसका कॉज है, ठीक है, फर्स्ट पैराग्राफ में कॉज है सेकेंड लाइन के मिड से। डिफोरेस्टेशन कैन बी द रिजल्ट ऑफ डेलिब्रेट रिमूवल ऑफ फॉरेस्ट फॉर वुड एंड एग्रीकल्चर एंड फॉर अर्बन डेवलपमेंट। उसके अलावा ये जो बॉक्स है ये आप करेंगे टू रेस the race to produce the cash through fruits, spices, sugar, tobacco, soap, rubber, paper, and cloth has stimulated many to get them by using soil and by destroying the forest. ये दोनों causes हैं डिफोरेस्टेशन के। इसके अलावा जो नेक्स्ट पैराग्राफ है उसमें इफेक्ट है। Deforestation affect the amount of water in soil and moisture in atmosphere. When there are no trees to keep soil in place, there are more chances of soil erosion. Heavy rainfall washes soil into river. Essential nutrients are washed out from the soil. इसके बाद आपने थर्ड लास्ट लाइन से अंडरलाइन करना है। Deforestation also contribute to decrease transpiration which lessens the cloud formation. This ultimately reduces the sources of rain. तो ये इफ़ेक्ट्स हैं डिफोरेस्टेशन के, यानी रिमूवल ऑफ फॉरेस्ट से जो इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं, ठीक है, ये तमाम इफ़ेक्ट्स हैं। तो ये इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 7 का कंप्लीट आंसर है कॉजेज एंड इफ़ेक्ट्स ऑफ डिफोरेस्टेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8. Describe some of the programs running in Pakistan for the conservation of biodiversity. यानी बायोडाइवर्सिटी की जो कंजर्वेशन के लिए पाकिस्तान में डिफरेंट प्रोग्राम्स जो कि रनिंग में हैं, यानी वो काम कर रहे हैं बायोडाइवर्सिटी को बचाने के लिए, तो उनके बारे में आपने बताना है, डिस्क्राइब करना है। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है पेज नंबर 44 एंड 45 पर। टेक आउट योर पेज 44। पेज नंबर 44 पर जो फर्स्ट पॉइंट है नेशनल कंजर्वेशन स्ट्रेटजी, उसके ऊपर जो 2 लाइंस है वो भी आपने करनी है, ठीक है। इस आंसर को आप यहीं से मार्क करेंगे। फॉलोइंग आर फ्यू एग्जांपल्स ऑफ इन्वायरमेंटल वर्क दैट हैज़ बीन carried out in Pakistan in order to conserve the species and associated habitats. पहला है नेशनल कंजर्वेशन स्ट्रेटजी, ये भी आप कंप्लीट करेंगे। उसके बाद यूएन कन्वेंशन ऑन कम्बैटिंग डेजर्टिफिकेशन, उसके बाद है हिमालय जंगल प्रोजेक्ट एचजेपी, देन कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी ऑन सुलेमान रेंज बलूचिस्तान, नॉर्दर्न एरियाज कंजर्वेशन प्रोजेक्ट, कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स इन चित्राल केपी, कंजर्वेशन ऑफ चिल्तन मारखोर, बैन ऑन गेम्स। ये तमाम स्टेप्स जो हैं ये वो स्टेप्स हैं जो कि पाकिस्तान ने अडॉप्ट किए हैं, ठीक है, फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो इनकी तमाम की आपने डिटेल भी साथ करनी है, ठीक है। ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और ये लॉन्ग क्वेश्चन है, इसलिए आपने पहले क्या करना है कि सबसे पहले आपने इनके ये जो 8 स्टेप हैं इनके 8 नाम याद करने हैं, ठीक है।
उसके बाद आपने जो इनकी डिटेल है वो करनी है, ठीक है, फिर ही आपका ये जो क्वेश्चन है ये कंप्लीट होगा। इसके अलावा इस चैप्टर में जितने भी बॉक्सेस हैं, वैसे तो हमने जैसे जैसे टॉपिक कवर किया है हमने बॉक्सेस पे भी निशान लगाए हैं कि कौन सा बॉक्स जो है वो एमसीक्यूज़ और कौन सा शॉर्ट के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और इसी तरह जो पेज नंबर 45 है और 44 है, इनमें जो बॉक्सेस हैं वो तमाम ऑब्जेक्टिव के लिए यानी शॉर्ट एमसीक्यूज़ के लिए इम्पोर्टेंट है। इसी तरह पेज नंबर 47 पर दो बॉक्सेस हैं कि मारखोर जो है वो नेशनल एनिमल है पाकिस्तान का और चकोर पैट्रिक जो है वो नेशनल बर्ड है पाकिस्तान में, ठीक है। तो ये दोनों भी एमसीक्यू के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। होप यू अंडरस्टैंड क्लास। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क। थैंक यू, टेक केयर।